सन 1972 में इंसान के फाइनल लूनर मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने आज तक के इतिहास में कुछ सबसे हैरत अंगेज तस्वीरें ली। वो फोटोज तो आइकॉनिक हैं। अपोलो कलेक्शन के वो सारे फोटोग्राफ्स कमाल के हैं। लेकिन नासा को ये नहीं मालूम था कि उन इमेजेस से आज तक की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थियरी का भी जन्म होगा। अपोलो फेकरी के मामले में सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि वो फोटोग्राफ्स विश्वसनीय नहीं है। नासा ने हमें उस प्लैनेट की सबसे आइकॉनिक इमेजेस दी जिसे हम अपना घर कहते हैं। हमें स्पेस ट्रैवल का सच दिखाया और दूसरे वर्ल्ड्स की सरफेस दिखाई। उस स्पेस एजेंसी की उन तस्वीरों की मदद से ही हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो तस्वीरें एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं। 12 दिसंबर सन 1972 एक खतरनाक लूनर वैली में अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट हैरिसन जैक श्मिट नासा के इतिहास के एक सबसे डिमांडिंग मिशन पर दिन रात काम कर रहे थे। स्पेस में टाइम बड़ा ही अहम बन जाता है। वहाँ टाइम बढ़ता जाता है और हमें अपना वो काम पूरा करना होता है जिसके लिए हमें भेजा गया है। पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पार क्या हो सकता है। ये कोई नहीं जानता था कि वो नासा का फाइनल मैन्ड मून मिशन है। अगर लूनर साइंटिस्ट्स को वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत थी, तो उन्हें शायद दूसरा मौका भी कभी नहीं मिल पाता। उनके पास वो सैंपल्स जमा करने का आखिरी चांस था। उसके लिए उन्हें लूनर मॉड्यूल से काफी दूर जाना था। वो मून की सतह पर सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले थे। वो एक अल्टीमेट मिशन था। उस इंटेंस वर्क शेड्यूल में भी श्मिट ने वो फोटोग्राफ्स लेने पर जितना टाइम लगाया, उस बात ने कई ऑब्जर्वर्स को चौंका दिया। लेकिन उन्होंने जो पिक्चर्स ली वो कमाल की हैं। वो फोटोज तो आइकॉनिक है। इनफैक्ट हम जिस ब्लू मार्बल को देख रहे हैं वो दुनिया के इतिहास की सबसे जानी पहचानी फोटोज हैं। अपोलो कलेक्शन के वो सारे फोटोग्राफ्स कमाल के हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से लिया गया है और वो बहुत सुंदर भी है। वो फोटोज लिए गए थे पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए, ताकि वो मून में लोगों का इंटरेस्ट फिर से बढ़ाएं। और ऐसा हुआ भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे नासा चाहती थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नासा कभी मून पर गया ही नहीं था, बल्कि वो सब कुछ एक बढ़ा चढ़ा कर किया गया मजाक था। और श्मिट की वो फोटोज भी उस कंस्पिरेसी थियरी का एक बड़ा हिस्सा हैं। अपोलो फेकरी के मामले में सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि वो फोटोग्राफ्स सही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि मून पर लिए गए फोटोग्राफ्स में एक भी तारा नहीं दिख रहा। फॉर्मल शटल फ्लाइट कंट्रोलर जेम्स ओबर्ग ने बताया कि उन फोटोज में तारे इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ने मून की यूनिक लाइट कंडीशंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट किया था। लूनर सरफेस पर ब्राइट सनलाइट में हमारे कैमरा की लाइट सेंसिटिविटी इतनी कम हो जाती है कि वो स्टार लाइट को रजिस्टर नहीं कर पाती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सरफेस पर कैमरा एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं और हमने तो वहां सिर्फ कैमरे का अपर्चर ही बदला था। लेकिन कुछ लोगों ने अपोलो 17 इमेजेस के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें कई तरफ से लाइट आ रही है, जबकि लूनर सरफेस पर लाइट का बस एक ही सोर्स होता है, सूरज। सभी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स जो ये मानते हैं कि लूनर लैंडिंग्स बहुत बड़ी जालसाजी थी, वो इस ओर जरूर इशारा करते हैं। शैडो कॉन्स्पिरेसी। आप भी देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट का शैडो लेफ्ट साइड में जा रहा है, जबकि इस तरफ से उसे सीधा होना चाहिए था। इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ऐसा किसी साउंड स्टेज पर होता है जहां एक ही जगह पर मल्टीपल लाइट्स डाली जाती हैं। हो सकता है कि कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स लाइटिंग के बारे में सही हों, लेकिन उनकी कंस्पिरेसी वाली बात सही नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मून की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज बड़ी अनयूजुअल हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये मल्टी डायरेक्शनल शैडोज बन रहे हों। बिल्कुल, और उसे हम हाई बैक स्कैटर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मून की बड़ी ही ब्राइट व्हाइट सरफेसेस मिरर की तरह काम करती हैं और ओरिजिनल सोर्स से आने वाली लाइट को कई एंगल्स पर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और इस वजह से उस सरफेस से बड़ा ही ब्राइट रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो लाइट को कई डायरेक्ट सोर्सेस से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। क्या ये नहीं हो सकता कि मून की रिफ्लेक्टिव पावर से वो मल्टी डायरेक्शनल शैडोज बन रहे हों? लेकिन इससे एक बड़ी अहम डिटेल क्लियर नहीं होती।
अगर इस पिक्चर को मल्टीपल एंगल से लाइट मिल रही थी तो फिर वहां बन रहे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडोज के हिसाब से तो वहां हर एक के एक से ज्यादा शैडो होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब इसकी वजह कोई और होगी। जब हम रॉ फोटोग्राफिक इमेज को देखते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि उसे एक एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंस से लिया गया है, जिसकी वजह से फिश आई इफेक्ट बनता है। वो पिक्चर को कर्व कर देता है और सारे शैडोज एक सेंट्रल फोकल पॉइंट में सिमट जाते हैं। वो उनकी दिशा बदल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रही हैं, जबकि उन्हें ऊपर से देखने पर वो एक दूसरे की लाइन में ही नजर आती हैं। वो इमेजेस अपोलो 17 के मून से जाने के 40 साल बाद ली गई थी और ये इस बात का सबूत है कि उसने वहां सचमुच लैंड किया था। हमारे पास अब लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पिक्चर्स भी हैं, जो बड़े हाई रेजोल्यूशन में दिखाती हैं कि वहां कुछ भी नहीं बदला है। वहां ट्रैक्स हैं, हमें वहां रोवर भी नजर आता है और झंडा भी है। अमेरिका का झंडा आज भी वहां है और उसका शैडो भी बन रहा है। इंसान का ये छोटा सा कदम इंसानियत के लिए बड़ी लंबी छलांग है। नासा अक्सर एलियन एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करती है जहां शायद नॉर्मल रूल्स नहीं लागू होते, लेकिन जब तक हमें नासा के किसी भी काम में इनकंसिस्टेंसीज दिखती रहेंगी तब तक कंस्पिरेसी थियरीज भी आती रहेंगी। वो फ्लाइट्स असली थी, लोग असली थे, सारी मशीनरी असली थी, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम ये कह सकें कि ये एक स्कैम है। कुछ रिमोट डेजर्ट लोकेशंस पर साइंटिस्ट्स को एक ऐसी चीज मिली है जिसे वो नहीं समझ पा रहे। वो एक बड़ी अनोखी कोटिंग है जिसने पत्थर की सरफेस को ढक रखा है। वो कोटिंग पृथ्वी के किसी भी ऐसे नेचुरल प्रोसेस से नहीं की गई है जिसके बारे में हम जानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूँ। वो क्या है, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं है। वो अजीब सी चीज उन जगहों के अलावा सिर्फ मार्स पर ही मिलती है। यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क को दुनिया की सबसे जादुई लेकिन बड़ी अनोखी जगह माना जाता है, और उस पार्क की तमाम जादुई चीजों के बीच एक ऐसी भी चीज है जिसे वहां जाने वाले बहुत से लोग कभी देख नहीं पाते। एक बिल्कुल अननोन ओरिजिन की बड़ी ही अनोखी चीज, डेजर्ट वार्निश। वो अनोखी कोटिंग है जो रेगिस्तान में पत्थरों को ढक लेती है। वो आमतौर पर काले रंग की बड़ी ही चमकदार और पतली परत होती है जो पत्थरों को बाहर से ढक लेती है। डेजर्ट वार्निश बड़ी अनोखी होती है। कोई नहीं जानता कि डेजर्ट वार्निश आखिर बनती कैसे है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डेजर्ट वार्निश बेजान होती है, लेकिन कुछ का कहना है कि वो लिविंग माइक्रोब से बनती है, जो बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। साइंटिस्ट कैरल क्लीलैंड जब पृथ्वी पर अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म्स के पॉसिबल एविडेंस ढूंढ रही थी, तब उनका इंटरेस्ट डेजर्ट वार्निश में जागा। मैंने कई अलग अलग पॉसिबिलिटीज की जांच की और डेजर्ट वार्निश मुझे उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर पहुंची। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि डेजर्ट वार्निश मार्स पर भी हो। हमने ये काले रंग की कोटिंग्स पहले भी मार्स की चट्टानों पर देखी थी, और जब हमने उसे पृथ्वी पर देखा तो फौरन ही समझ गए कि ये तो डेजर्ट वार्निश है। पृथ्वी और मार्स पर मिली डेजर्ट वार्निशेस केमिकली करीब करीब एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों में आयरन और मैंगनीज ऑक्साइड का मिक्स है और उनमें ढेर सारे दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मार्स की चट्टानों पर जो डेजर्ट वार्निश है वो शायद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा हो। मार्स पर जो डेजर्ट वार्निश है उसमें सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अगर पृथ्वी पर वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर सकती है और उन्हें परफेक्टली प्रिजर्व कर सकती है, तो वो उस रेड प्लेनेट की सरफेस पर भी ऐसा कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि हम मार्स पर जिस लाइफ को ढूंढ रहे हैं वो शायद वहाँ की चट्टानों के बाहरी हिस्सों पर बने ब्लैक क्रस्ट्स में छिपी हुई हो। मार्स और पृथ्वी के कुछ आइसोलेटेड डेजर्ट लोकेशंस में
डेजर्ट वार्निश का मिलना हमारी समझ के परे है। उस मिस्ट्री से जुड़ा एक पॉसिबल क्लू मिला यूटा रॉक्स पर बने उन अनोखे सिंबल से जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। पेट्रोग्लिफ्स को बनाया था प्री हिस्टोरिक नेटिव अमेरिकन्स ने, जो करीब 1000 साल पहले इन इलाकों में रहते थे। उन्होंने पेट्रोग्लिफ बनाने के लिए वार्निश की एक पतली सी परत हटाई थी, जिससे अंदर की सफेद परत उभर गई थी। वहां के सबसे अहम पेट्रोग्लिफ्स में कुछ बड़े ही लंबे और दुबले पतले क्रीचर्स बने हैं, जिन्होंने एक तरह का बॉडी सूट पहन रखा है। और रिसर्चर टिम फ्रांस ने उन डिजाइन्स में बार बार नजर आने वाली एक और खूबी देखी। मुझे ऐसी 18 पेट्रोग्लिफ साइट्स मिली हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहां यूएफओस या आउटर स्पेस के विजिटर्स आते थे। उन ट्राइब्स की ज्यादातर क्रिएशन थियोरीज में एक ऐसे विशाल टर्टल की बात की गई है जो स्पेस से पृथ्वी पर आया था। हो सकता है कि उन्होंने जिस क्राफ्ट को देखा था उसे वो एक विशाल टर्टल के रूप में ही इंटरप्रेट कर सकते थे। उन लोगों ने जो देखा था वो उसके रिफ्लेक्शंस थे। उस दौर के आर्टिस्ट्स अपने आर्ट में उन चीजों को शामिल करते थे जो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती थीं। ये अभी तक साफ नहीं है कि जिन एंशिएंट लोगों ने वो कार्विंग्स बनाई थी, उन्होंने डेजर्ट वार्निश पर क्या दिखाने की कोशिश की। कैरल क्लीलैंड तो मानती हैं कि डेजर्ट वार्निश को एलियन विजिटर्स का एविडेंस नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनमें अनजान लाइफ फॉर्म्स के क्लूज छिपे हैं। मुझे तो इस बात पर जरा भी शक नहीं है कि हमारे साथ साथ एक अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म भी इवॉल्व हुआ था। डेजर्ट वार्निश को हम शैडो बायोस्फीयर का पहला साइन मान सकते हैं, जिनमें ऐसे माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स रहते हैं जिनकी बायोकेमिस्ट्री उस लाइफ से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं। मुझे डेजर्ट वार्निश एक शैडो बायोस्फीयर का अच्छा कैंडिडेट इसलिए भी लग रहा है कि इसमें बहुत पतली परतें होती हैं जो स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसी लगती हैं, और वो पृथ्वी पर लाइफ के सबसे शुरुआती फॉर्म में से एक है। लेकिन परेशानी ये है कि आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन सबसे पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उस लाइफ फॉर्म को नहीं डिटेक्ट कर सकती जो हमसे बहुत अलग है। वो उस डीएनए को डिटेक्ट कर सकती हैं जो हमारे डीएनए से बिल्कुल अलग था। इसका सबसे शॉकिंग इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि आज भी शायद एलियन लाइफ फॉर्म्स हमारे ठीक सामने हों, पर हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में लाइफ के 2 अलग अलग पेड़ मिल गए, तो वो एलियन लाइफ की खोज में हमारे लिए बड़े अहम साबित होंगे। और अगर हमें वो 2 पेड़ मिल गए, तो फिर इस बात की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी कि हमें शायद पूरा जंगल ही मिल जाए।